हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ MAVN महर्षि अरविंद विद्या निकेतन। और ये क्लास है आपके सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का पार्ट 2 यानी कि क्लास 2 चैप्टर नंबर 1। पहले चैप्टर के साथ हमने स्टार्ट किया था आपका अकाउंटेंसी, जो चैप्टर नेम था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम चल रहे हैं पार्ट 2 के साथ, दैट इज पार्ट 2 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में हमने ओवरव्यू, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था। अकाउंटिंग की सारी चीजें हमने यानी कि बहुत ही डीप डिस्कशन किया था हमने लास्ट क्लास में। और अगर आपने फर्स्ट क्लास बहुत अच्छे से अटेंड की है तो आज की क्लास आपको उतनी ही इजी लगेगी जितनी लगनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एज यूजुअल जैसा कि मैं डिफाइन करती हूँ कि कोई भी टॉपिक है, ठीक है, हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या उसका कॉन्सेप्ट है। एम आई राइट? राइट। ठीक, कॉन्सेप्ट के बाद हम उसकी मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग, उसकी मीनिंग क्या है। एम आई राइट? राइट मैम। नेक्स्ट, उसके बाद हम उसकी डिफिनेशन देखते हैं कि किस किस ऑथर ने किस कौन कौन सी डिफिनेशन दी है। ठीक है, और यहाँ तक ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में कंटिन्यू की है। राइट, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने ये बहुत ही अच्छे से समझा है ये सारी चीजें, तो इसके बाद की जो जर्नी होती है वो बहुत आसान हो जाती है, इजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसी टॉपिक से, इन्हीं सारे टॉपिक से निकल के आता है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टॉपिक। क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टॉपिक। ठीक है, क्या निकल के आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टॉपिक, या फिर हम इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में फीचर्स। क्या कह सकते हैं? फीचर्स। ठीक है, किसी भी टॉपिक का फीचर कहाँ से मिलता है? इसके मीनिंग या डिफिनेशन में से जो क्या मिलता है? फीचर्स मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। और अगर आपको बहुत ही अच्छे से फीचर्स समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? फीचर्स समझ में आ गया, तो फीचर्स को फर्दर दो भाग में डिवाइड कर देते हैं हम, मेरिट और डीमेरिट में। ठीक है, यानी कि क्या कह रहे हैं मैम? क्या आपने बोल दिया? मैं ये कहना चाह रही हूँ, ओफो ये क्या लिख रहा है, डीमेरिट, सॉरी। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि देखिए, जो फीचर्स हैं किसके, किसी भी टॉपिक के जो फीचर्स हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें रहती हैं, दोनों बातें रहती हैं उस टॉपिक की, क्योंकि फीचर डिफाइन करते हैं किसको? टॉपिक को, है ना, ब्रीफली डिफाइन करते हैं। तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहती है, तो जो पॉजिटिव चीजें हैं वो मेरिट कहलाती हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं वो डिमेरिट्स कहलाती हैं। तो सबसे पहले आपको टॉपिक पे एकदम फोकस करने के लिए क्या जानना चाहिए? कॉन्सेप्ट, मीनिंग और डिफिनेशन को बहुत ही अच्छे से समझिए, जिससे आप अगर इसे समझ गए तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर समझने में या मेरिट डिमेरिट समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको ये भी कह सकती हूँ, ये भी मैं बता सकती हूँ कि कभी कभी तो अगर आप इसी पैटर्न से पढ़ने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने के बाद ये तो ये सब तो आप खुद ही कर लेंगे, खुद ही बना लेंगे। अगर आपने किसी टॉपिक का कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट डिमेरिट नहीं भी पढ़ा है और आपको मीनिंग डेफिनेशन अच्छे से आती है तो ऑटोमेटिक आप इसके आंसर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि फर्स्ट क्लास बहुत ही अच्छे से आप क्या किया करिए? अटेंड किया करिए इसके मीनिंग की। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर हम बात करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे कंटेंट दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट है द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, द वर्ड एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये देखिए, जो मैंने आपको बात बताई वही भाई साहब भी बोल रहे हैं कि जो एट्रीब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, एट्रीब्यूट बोलिए या फिर फीचर्स बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, वो कहाँ से ड्रॉ होता है? डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो आपने डिफिनेशन अकाउंटिंग की पढ़ी है वहीं से हमें ये चीजें मिलती हैं। ठीक है,
तो डिफिनेशन अगर कल की आपको याद है, डिफिनेशन क्या थी अकाउंटिंग की? कोई बता पाएगा क्या हमें कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? अच्छा चलिए यही बता दीजिए कि किसके थ्रू मैंने डिफिनेशन बताई थी। मैंने आपको एक वर्ड बताया था, AI। याद आया? कुछ आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? AI आगे, अरे बताइए भाई, नहीं याद आया? CPA, AICPA क्या है? AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। अब देखिए ये वर्ड अगर आपको बड़ा लग रहा है तो मैं इसको याद करने का सबसे छोटा आसान तरीका आपको बता दूं। देखिए जो हमारे इंडिया में अकाउंटेंट होते हैं, जो अकाउंटिंग की मतलब जो अकाउंटेंसी की स्टडी होती है वो जो करते हैं उनको कहते हैं सीए। उनको क्या कहते हैं? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या कहते हैं? सीए। ठीक है। और अमेरिका में जो यही काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सीपीए। उनको क्या कहते हैं? सीपीए। ठीक है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इंडिया में क्या कहते हैं? सीए। यही वहां के अमेरिका के सीए क्या कहलाते हैं? सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है इसलिए ए से अमेरिका हो गया, आई से इंस्टीट्यूट हो गया, सी से सर्टिफाइड, सी से क्या हुआ? सर्टिफाइड, पी से पब्लिक और ए से अकाउंटिंग, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, अब याद रहेगा AICPA, याद रहेगा? ओके चलिए, तो AICPA ने एक डिफिनेशन दी थी अकाउंटिंग की। क्या दी थी? अकाउंटिंग इज द आर्ट, मैं आपको डिफिनेशन भी याद करा दे रही हूँ। अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज अ आर्ट, मेरे साथ रिपीट करिए, अकाउंटिंग इज अ आर्ट of recording, classifying and summarizing in a systematic manner and in the terms of money, comma, मतलब उसके आगे कॉमा लगाया था ना, आगे का सेंटेंस, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result therefore। याद आ गई डिफिनेशन? ठीक है, एक ही डिफिनेशन याद कर लीजिए, बहुत है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो इस डिफिनेशन में हमने क्या देखा था? इसमें हमने कुछ वर्ड्स देखे थे। कौन से वर्ड्स देखे थे? मैंने वहां पे आपको अंडरलाइन भी कराया था। पहला वर्ड हमने देखा था अकाउंटिंग इज अ आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज की? रिकॉर्डिंग की। किस चीज की आर्ट है? यहाँ देखिए, किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग की। किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग की आर्ट है मैम। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग की आर्ट है। पर हमें बेटा ये बताओ, ये रिकॉर्डिंग करनी किसकी है? ये रिकॉर्डिंग करनी है मैम ट्रांजैक्शंस की। किसकी करनी है? ट्रांजैक्शंस की और इवेंट की। किसकी रिकॉर्डिंग करनी है? ट्रांजैक्शन और इवेंट की। तो बेटा ये बताओ, ट्रांजैक्शन और इवेंट किस नेचर का होना चाहिए? ट्रांजैक्शन और इवेंट किस नेचर का होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। किस नेचर का होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। यानी फाइनेंशियल नेचर का मतलब क्या है? फाइनेंशियल नेचर का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल नेचर का मतलब क्या है? इन टर्म्स ऑफ मनी। आ रही है बात समझ में? पहली बात, क्या किस चीज की आर्ट है अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग की। क्या रिकॉर्डिंग करता है? ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड करता है, जो कि फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। और फाइनेंशियल नेचर का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे मनी में हम काउंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फाइनेंशियल नेचर, वैसे तो फाइनेंशियल नेचर मतलब है कि ऐसी इवेंट्स या ऐसी एक्टिविटी जिससे प्रॉफिट अर्न होता है। प्रॉफिट नहीं है, अर्निंग करते हैं हम, यानी कमाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसे फाइनेंशियल नेचर की एक्टिविटीज कहते हैं। राइट, बीएसटी में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो मतलब अदर वर्ड में कह सकते हैं ना कि इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में हम उसे कंसीडर करते हैं। ठीक है,
तो पहला फीचर क्या हो गया, ये देखिए पहला फीचर, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को। सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अकाउंटिंग का फर्स्ट फीचर है कि अ बिजनेसमैन इज फुल ऑफ इवेंट। जो बिजनेस होता है, बिजनेस जो एक बिजनेस है वो पूरा इवेंट और ट्रांजैक्शन से फुल होता है। उसमें जो इवेंट और ट्रांजैक्शन होते हैं फाइनेंशियल नेचर के भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल के भी होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल नेचर के भी होते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। क्या मैं कह रहा हूँ कि जो बिजनेस है, बिजनेस जो है उस बिजनेस में दो चीजें हैं। क्या है, एक तो ट्रांजैक्शन है, क्या है, एक ट्रांजैक्शन है और एक क्या है, इवेंट्स है, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन और इवेंट, ये दोनों ही चीजें क्या है, ये दोनों ही चीजें क्या है, ये दोनों ही चीजें, ये दोनों चीजें क्या है, फाइनेंशियल नेचर की है और नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, फाइनेंशियल नेचर की है और नॉन फाइनेंशियल नेचर की, यानी ट्रांजैक्शन भी फाइनेंशियल नेचर के और नॉन फाइनेंशियल होते हैं, इवेंट भी। तो हमें कौन सा लेना है, हमें फाइनेंशियल नेचर का इवेंट और ट्रांजैक्शन को कंसीडर करना होता है, किसमें, बिजनेस में। तो सबसे पहले अकाउंटिंग का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। Accounting records only those transaction and event which are financial nature, जो financial nature का है। So first of all, such transaction and event are identified। इसलिए पहला जो सच ट्रांजेक्शन, मतलब जो पहले ट्रांजेक्शन, सबसे पहले क्या करना है, ट्रांजेक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट फीचर हो गया किसका, अकाउंटिंग का, ठीक। क्लियर है, क्लियर है, अरे बोलो ना, हाँ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, मेजरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब मेजर करना है, अभी मैंने आपको बताया मेजरिंग और ट्रांजेक्शन किसमें होगा, मेजरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन आपका होगा किसमें, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए मैंने मेजरिंग और ट्रांजेक्शन आपको बताया ना, ये देखिए इन टर्म्स ऑफ मनी, किसमें होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी, किसमें होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो किसमें होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या हो गई, अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में, विच आर कंसीडर एज कॉमन यूनिट। और मनी क्या है, कॉमन यूनिट है, एज यू नो, आपको पता ही है, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ मनी के फॉर्म में क्या है, मेजरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हमें करना है। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है, मेजरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लियर है, क्लियर है, ओके आगे बढ़िए। थर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब क्या करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखिए अभी हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, किस चीज को आइडेंटिफाई किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को। जब हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट मिल गए तो उसमें से हमने मेजर किया ट्रांजैक्शन जो किस नेचर का हो, वो टर्म्स ऑफ मनी में कंसीडर किया जाता हो। अब हमें टर्म्स ऑफ मनी के भी ट्रांजैक्शन मिल गए, तो अब उन ट्रांजैक्शन और इवेंट को क्या करेंगे भैया, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी उसकी एंट्री करेंगे। तो अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन appropriate books of accounts such as journal and सब्सिडरी बुक। अब ये जर्नल और सब्सिडरी बुक क्या है, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी क्या समझना है कि जब हमने इन टर्म्स ऑफ मनी में उसको क्लासिफाइड कर लिया, यानी उसको कंसीडर कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे, एप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो नेसेसरी एप्रोप्रिएट यानी जो स्पेशलाइज्ड बुक्स है जिसे हम कहते हैं जर्नल और क्या कहते हैं सब्सिडरी बुक, उसमें क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर है, ओके मैम। आगे चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करना है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये ओरिजिनल एंट्री क्या है, ये जो मैं बात करी थी सब्सिडरी बुक और जर्नल बुक, इसी को क्या कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री की बुक्स कहते हैं। ये देखिए जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू नेचर एंड पोस्टेड इन सेपरेट अकाउंट नोन एज लेजर अकाउंट।
अरे अरे अरे, क्या क्या बोले जा रही हैं मैडम, बस बोले ही जा रही हैं। अभी तक तो समझ में आया, चौथा कहाँ से आया, फोर्थ वाला पॉइंट तो नहीं समझ में आया ना। हमें पता है नहीं समझ में आया। आइए देखते हैं दूसरी लैंग्वेज में इसने क्या कहा, अभी समझ में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने क्या कहा, हमने आपको कहा कि हमें क्या करना है, सबसे पहले रिकॉर्ड करना है। क्या करना है सबसे पहले, मतलब फाइंड आउट करने के बाद, इन तीनों प्रोसेस के, इन दोनों के बाद हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कहाँ करना है, जर्नल में। कहाँ करना है, जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक में। कहाँ करना है, जर्नल में या सब्सिडरी बुक में। अब इसमें क्या रिकॉर्ड करना है, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या रिकॉर्ड करना है, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या रिकॉर्ड करना है, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जब सारे ट्रांजैक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड हो गए, अब इसको रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्या करना है, क्लासिफाइड करना है। क्लासिफाइड करना है मतलब कि अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ चलें तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपका एग्जाम्पल समझिएगा। आइए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। मान लेते हैं कि हमारा एक बिजनेस है। क्या है, हमारा एक बिजनेस है। उसमें हम क्या करते हैं, हम स्टेशनरी का बिजनेस, हमारा कौन सा बिजनेस है, हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है। स्टेशनरी, हम रिटेलर हैं स्टेशनरी के। क्या है, रिटेलर हैं स्टेशनरी के, यानी फुटकर विक्रेता है। तो स्टेशनरी हम क्या करते होंगे, पहले होलसेलर से परचेज करते होंगे, राइट, एम आई राइट। होलसेलर से क्या करते होंगे, परचेज करते होंगे, और उसके बाद अपनी शॉप से कस्टमर जो होता है, कस्टमर को बेचते हैं। क्या करते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, होलसेलर से परचेज करके कस्टमर को बेचते हैं। तो होलसेलर से जब परचेज करते हैं तो हम परचेज की एंट्री लिखते हैं, और जब कस्टमर को बेचते हैं तो हम सेल्स की एंट्री लिखते हैं। बेचेंगे तो सेल्स की एंट्री करेंगे, परचेस खरीदेंगे तो परचेस की एंट्री करेंगे, एम आई राइट। ओके, तो यहाँ पे दो एंट्री हो गई इसकी। इसके अलावा परचेस करने पे या सेल करने पे हम कुछ खर्चा करते होंगे, कुछ एक्सपेंस करते होंगे, है ना, तो उसकी भी एंट्री करते होंगे। अब उसके बाद हमें इससे कुछ प्रॉफिट भी होता होगा, इनकम होती होगी, तो हम उसकी भी एंट्री करते होंगे, ठीक है। हम मान लीजिए हमारे शॉप में कुछ वर्कर्स हैं, तो हम उसको एक्सपेंस के बेस पे क्या देते होंगे, सैलरी वगैरह, सैलरी देते होंगे, है ना। कुछ अगर हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट भी देते होंगे। ओवरऑल मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि ये सारे क्या है, ये सारे ट्रांजेक्शन है जो हमारे बिजनेस में हो रही है। और ये सारे ट्रांजेक्शन किस नेचर के हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे फाइनेंशियल नेचर के हैं। और इस फाइनेंशियल नेचर के सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री कहाँ हमें करनी रहती है, जर्नल या सब्सिडरी बुक में करनी रहती है। तो हमने ये सारी चीजें जर्नल या सब्सिडरी बुक में कर दी। तो ये स्टेप क्या था, ये यहाँ का स्टेप था, यानी रिकॉर्डिंग। ये मैं आपको समझाई क्या, रिकॉर्डिंग, कि जो भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक बुक है जिसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो अब मान लीजिए ये होलसेलर था मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स होलसेलर है, और वो हमारे पास आए और हमसे कह दिए कि ऐसा है कि 6 महीने से आप उधार माल हमारे यहाँ से ला रहे हैं, आपका 50 लाख रुपए बकाया है। कितना है, 50 लाख रुपए बकाया है। अब आप क्या करेंगे, इसको पैसा देने के लिए कि ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, 50,000 बकाया है कि ज्यादा है कि कम, ये देखने के लिए आप अपने बुक्स उठाएंगे, यानी रिकॉर्डिंग जहाँ की उठाएंगे, और उसमें से कौन सी एंट्रियां छाटेंगे, बैठ के सेल परचेज की एंट्रियां छाटेंगे, है ना। अब मान लीजिए बिजनेस बड़ा है और एक दिन में आपने मान लीजिए 8 बार परचेज किया। एक दिन में कितनी बार परचेज किया, 8 बार परचेज किया। तो आप सोच लीजिए 6 महीने में कितनी बार परचेज किया होगा। तो क्या वो परचेज की पूरी एंट्रियां बैठ के आपको यहाँ से, हमें कहाँ से, जर्नल से छाटनी पड़ेंगी, कितना टाइम कंज्यूम होगा, है ना। तो इसके लिए एक नया स्टेप हुआ, क्या हुआ, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये है कौन सा, इसी की बात कर रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि परचेज की एंट्री एक जगह, सेल की एंट्री एक जगह, मतलब ये तो मैंने कर लिया, ये तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ही ली है। ये रिकॉर्डिंग करने की बात मैं कर रही हूँ कि ये रिकॉर्डिंग तो मैंने कर ही ली है। इस रिकॉर्डिंग को करने के बाद परचेज
हुआ, सेल हुआ, एक्सपेंस हुआ, इनकम हुआ, इन सबको हमने क्लासिफाइड अलग अलग बुक में एंट्री की, यानी एक अलग बुक में हमने इन सबको क्लासिफाइड कर दिया, छांट के अलग बुक में एंट्री कर दी। उसे क्या कहते हैं? उस बुक को कहते हैं लेजर। उस बुक को क्या कहते हैं? उस बुक को कहते हैं लेजर। क्या कहते हैं? लेजर। उस बुक को क्या कहते हैं? लेजर अकाउंट। क्या कहते हैं? लेजर अकाउंट। अब ये मैंने A/C जो लिखा है, ये अकाउंट को शॉर्ट में लिखने का तरीका है, ठीक है। सब सीखते जाइए, धीरे धीरे एकदम माहिर हो जाएंगे। अभी आपके लिए सब नया है, इसलिए छोटी छोटी चीजें भी मैं बताती चल रही हूँ, ठीक है। तो जो क्लासिफाइड किया हमने जर्नल से, जितनी भी एंट्रियां थी उसको एक सिमिलर एंट्री, सिमिलर प्लेस पे क्लासिफाइड करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन करना क्या कहलाता है? लेजर में पोस्टिंग करना कहलाता है, ठीक है। लेजर में एंट्री करना कहलाता है। अब आई बात समझ में? तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जर्नल में हमने एंट्री किया है, जर्नल एंट्री की है, ठीक है। जर्नल एंड सब्सिडरी ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है। आर क्लासिफाइड, आगे क्लासिफाइड किया जाता है। एंड ग्रुप्ड, ग्रुप का मतलब है कि परचेज की सब एक जगह, सेल्स की सब एक जगह, एक्सपेंस एक जगह, ये इसका मतलब है ग्रुपिंग। अकॉर्डिंग टू नेचर एंड पोस्टेड इन सेपरेट अकाउंट, उसके नेचर के अकॉर्डिंग ग्रुप बना दिया जाता है, उसको पोस्ट कर दिया जाता है एक सेपरेट अकाउंट में, जिसे क्या कहते हैं? लेजर अकाउंट। ठीक, क्लियर है? वेरी गुड, समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब जब इसको हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, ये देखिए इधर आइए, अब अगला स्टेप समझिए। एक लेजर बनाया परचेज का, एक लेजर बनाया सेल का, हम दो ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंस, इनकम, सब बहुत से अलग अलग लेजर बनेंगे, ठीक है। हम दो ही लेके चल रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक, नहीं बहुत बड़ी क्लासेस हो जाएंगी। समझिए, एक लेजर बनाया परचेज का, एक लेजर बनाया सेल्स का। परचेज की सारी एंट्री इसमें लिखी और सेल्स की सारी एंट्री इसमें लिखी, ठीक है। तो इसकी टोटलिंग करना, इसकी टोटलिंग करना, ये पूरा सेल्स हो गया, ये पूरा सेल्स हो गया, जो भी अमाउंट है यहाँ पे ओवरऑल कुछ आया होगा, यहाँ पे बैलेंसिंग ओवरऑल कुछ आई होगी, राइट, ओवरऑल कुछ आया होगा। तो ये क्या हमने परचेज के नाम से, मतलब ये जो अमाउंट टोटल आ गया, ये मिस्टर एक्स को क्या करना है? देना है। क्या करना है? मिस्टर एक्स को देना है, क्योंकि हम उससे उधार माल खरीद रहे थे। तो हम मिस्टर एक्स को बोलेंगे कि हमने आपसे परचेज, मान लीजिए ये 2 लाख 3 लाख या 2,000 3,000 5,000 इस तरह करते करते कुछ हमारा टोटल मान लीजिए आ गया 45 लाख आ गया, ठीक है। 45 लाख हमारा आ गया, और वो हमसे कितना मांग रहा था? 50 लाख मांग रहा था, मतलब कि 5 लाख ज्यादा मांग रहा था, चोर कहीं का, है ना। तो क्या हुआ कि परचेज, हम उससे कहेंगे कि मिस्टर एक्स से हमने क्या किया है? 45 लाख रुपए हमें मिस्टर एक्स को देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया समराइजिंग, यानी कि परचेज की समरी, समरी यानी कि क्या कहते हैं उसको? इकट्ठा कर देना एक जगह पे, उसको समरी में कहते हैं ना, समरी बना लो, मिनिमाइज कर देना, आप ये समझिए, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स को, एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन्स को मिनिमाइज कर देना समरी होता है। तो हमने क्या किया? समरी बना ली। तो यही है आपका फिफ्थ, क्या? फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन। समझ में आ गया क्या है समराइजिंग द ट्रांजेक्शन? आइए अब टेक्निकल वर्ड्स में पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन द मैनर एंड in form of statement which are understandable by the user। ये अंडरस्टेबल है ना। अब हम बताएं 2,000 खरीदा, 5,000 खरीदा, 10,000, तो लोग ऐसे, आप मान लीजिए हजारों ट्रांजेक्शन बताते रहेंगे तो वो कहेगा ना, अरे ये सब बंद करो, हमको फाइनल बताओ कितना पैसा तुमसे लेना है या कितना पैसा देना है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही है कि क्या करना है? अंडरस्टेबल बाय द यूजर, जो यूजर के अंडरस्टेबल हो इस मैनर में उससे समराइज कर देना। इट इंक्लूड्स ट्रायल बैलेंस, और इस ये काम जो किया जाता है, ये काम किसमें किया जाता है? ये किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। किसमें किया जाता है? ट्रायल बैलेंस में। जैसे कि रिकॉर्डिंग किसमें की जाती है? जर्नल एंट्री जो की जाती है वो जर्नल बुक में की जाती है। जो आपकी क्लासिफिकेशन हो गया वो किस में किया जाता है? लेजर में किया जाता है। और जो समराइजिंग हो गई वो किस में किया जाता है? ट्रायल बैलेंस में किया जाता है। आई बात समझ में? और ट्रायल बैलेंस के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब क्या होता है? बैलेंस शीट, ये सब क्या है? समराइजिंग का ही, समराइजिंग की ही बुक्स है।
ठीक। मैथ आगे हम पढ़ेंगे सब, आगे क्या होता है डीपली, पूरा ये अकाउंटिंग ही है आपका। ठीक, तो इट इंक्लूड्स ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या मैं क्लियर हूं? मतलब मैं तो क्लियर हूं, सॉरी, क्या आप क्लियर हैं? यस मैम क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए 6, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेटिंग फाइनेंशियल डेटा। ये तो कुछ नहीं है बेटा, अब ये सारी कहानी हमने जो की है, क्यों की है मैडम, क्यों क्यों ये सब कहानी क्यों कर रहे हैं? वही तो बताने जा रही हूँ कि क्यों कर रहे हैं ये सब कहानी, जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेड सो दैट, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेट किया जाता है, सो दैट इसलिए कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन मेक अ मीनिंगफुल एंड साउंड जजमेंट। इसलिए कि जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, वो एक मीनिंगफुल और साउंड जजमेंट कर सके। जब उनके पास समरी होगी किसी चीज की, तभी तो डिसीजन लेंगे उसके बेस पे। ठीक है, तो इसलिए ये काम किया जाता है। तो ये क्या था? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी थी। 7, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल डेटा और रिपोर्ट्स टू द यूजर। अब लास्ट आपका है कम्युनिकेशन फाइनेंशियल डेटा टू द, अब हमने ये जो डिसीजन ले लिया इसको कम्युनिकेट भी करना है, मतलब ये सारा काम करने के बाद द फाइनल, यहाँ पे अकाउंटिंग खत्म नहीं होती है यहाँ पे अकाउंटिंग खत्म नहीं होती है, यहाँ पे फाइनल क्या है? फाइनल है कम्युनिकेट करना द फाइनेंशियल डेटा टू द यूजर, यूजर को ऑन द टाइम ऑफ फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग क्या है? कम्युनिकेट करना किसको? यूजर्स को, अकाउंटिंग यूजर को, सो दैट दे कैन बी मेक एप्रोप्रिएट डिसीजन, ताकि वो डिसीजन ले सके। आई बात समझ में? अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि इसमें उसमें फर्क क्या है। देखिए यहाँ पे एनालाइज करता है और इंटरप्रिटेट करता है डेटा को, ठीक है, और उसके बाद उस डेटा को कम्युनिकेट करता है किससे? जो उसके रिलेवेंट यूजर्स हैं, अकाउंटिंग यूजर्स हैं। अब ये कौन कौन यूजर है ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी परेशान मत होइए। यूजर्स से कम्युनिकेट करता है, जिसके बेस पे जो यूजर्स हैं वो एक रिजल्ट क्या करते हैं? रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं, रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। फिर से एक बार शॉर्ट रिवाइज कर दे कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे किस चीज को? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को। ये ट्रांजैक्शन इवेंट कैसे होने चाहिए? ये ट्रांजैक्शन इवेंट फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक, उसके बाद ये किस टर्म में होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी। ये किस टर्म में होना चाहिए? मनी के टर्म में होना चाहिए। उसके बाद जब मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। और ये रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? ये रिकॉर्डिंग हम करेंगे जर्नल में। ये रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? जर्नल में या सब्सिडरी बुक में, जर्नल में या सब्सिडरी बुक में। ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? क्लासीफाइड करेंगे। क्लासीफाइड यानी कि उसको अलग अलग सिमिलर ट्रांजैक्शन को एक जगह हम क्या करेंगे? क्लासिफाइड करेंगे। ये कहाँ करेंगे? ये हम करेंगे लेजर में। कहाँ करेंगे? लेजर में करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? समरी बनाएंगे। क्या करेंगे? समरी बनाएंगे, समराइजिंग जिसे कहते हैं। और समराइजिंग के किस में होती है? समराइजिंग होती है ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। ठीक है, समराइजिंग करने के बाद एनालाइज करना है और क्या करना है? इंटरप्रिटेट करना है। ठीक है, और इसके बाद फाइनली कम्युनिकेट करना है। क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। अब देखिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। क्या कहलाता है? स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें यही चीजें हैं, इसलिए मैं आपको यही बता दे रही हूँ ताकि ये क्लियर रहे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। ठीक, आगे चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? टॉपिक क्या है? कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो अकाउंटिंग की ब्रांचेस है, क्या है? अकाउंटिंग की जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, branches of
अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ब्रांचेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फाइनेंशियल, क्या कहलाता है? फाइनेंशियल। दूसरा क्या कहलाता है? कॉस्ट। और तीसरा क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। तो आप जो पढ़ रहे हैं या अभी जो आप 11th-12th में पढ़ेंगे, ये कौन सी अकाउंटिंग है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे बीकॉम में, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्दर बीकॉम और एमकॉम दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों बीकॉम एमकॉम का है, आपको 11th-12th में नहीं पढ़ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। The following are the main branches of accounting. Main branches of accounting क्या है? पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, वो ब्रांच अकाउंटिंग की विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्या इन्वॉल्व करता है? जो अभी लास्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जितने स्टेप, उसी को इन्वॉल्व करता है। एग्जाम्पल दैट इट इन्वॉल्व द स्टेप ऑफ आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन टू समराइजेशन एंड कम्युनिकेट द फाइनेंशियल डेटा, ठीक। मतलब ये जो हम पढ़े थे क्या था? अभी मैंने आपको बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये सारे स्टेप को इन्वॉल्व करता है, ठीक। नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज that branch of accounting which is concerned with the process of ascertaining the controlling the cost of product or services. कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ते हैं हम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। मान लीजिए ये एक पेन है। क्या है? ये एक पेन है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम मोमबत्ती लग रही है। अरे पेन बोल रहे हैं तो पेन लग रही है, जो बोले वो मान लिया करो चुपचाप, ठीक। हाँ, ये क्या है? ये एक पेन है, ठीक। अब इस पेन को हमने खरीदा। हम कौन है? हम है मान लीजिए रिटेलर। कौन है? हम है रिटेलर। हम कौन है? रिटेलर। हमने होलसेलर से ये पेन खरीदी 3 रुपए में और उसको बेचा 5 रुपए में, ठीक। होलसेलर से कितने में खरीदा? 3 रुपए में, और उसको बेचा 5 रुपए में। तो ये जो 5 रुपए है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेल प्राइस, ठीक है। बिक्री मूल्य जिसे हिंदी में कहते हैं। सेल प्राइस क्या है? 5 रुपए। और ये रिटेलर के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। किसके लिए? रिटेलर के लिए। क्यों? क्योंकि इतने में खरीदा था। पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हमने किससे खरीदा? होलसेलर से खरीदा। किससे खरीदा? होलसेलर से खरीदा। तो होलसेलर अगर रिटेलर को 3 रुपए में दे रहा है तो होलसेलर को ऑब्वियसली है कि और कम रेट में मिल रही होगी। मान लीजिए 2 रुपए में मिलती है उसकी, तो वो रिटेलर को 3 रुपए में देता है। कहोगे मैम इतना कम मार्जिन? हाँ, होलसेलर का मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन उनको फायदा इसलिए होता है क्योंकि वो बल्क में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए, 2 रुपए में उसे पड़ी होगी। अब होलसेलर भी तो कहीं से लाया होगा। कहाँ से लाया होगा? होलसेलर लाया होगा मैन्युफैक्चरर से। कहाँ से? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर यानी कि जो इस पेन को बना रहा है वहां से। तो मान लीजिए होलसेलर मैन्युफैक्चरर से कितने में लाता है? होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लाता है 1 रुपए 50 पैसे में। कितने में लाता है? 1 रुपए 50 पैसे में, ठीक है। तो ये जो 1 रुपए 50 पैसे, अच्छा, तो ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये 1 रुपए 50 पैसे जो है ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ना मुन्ना ना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। और आइए इधर पीछे और चलते हैं। अब अगर सोचिए मैन्युफैक्चरर 1.5 रुपए में होलसेलर को दे रहा है, तो क्या ये फायदा नहीं ले रहा होगा? इसमें इसका भी तो फायदा जुड़ा होगा। तो इसमें से यानी ये जो इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, किसकी? मैन्युफैक्चरर की सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 1.5 रुपए। तो सेलिंग मैन्युफैक्चरर की सेलिंग प्राइस में से जब उसका जो उसने प्रॉफिट कमाया है उसको घटा देंगे, तो वो क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बाप रे बाप, क्या बता दिया, ये कहाँ पहुंचा दिया। हाँ बेटा, यही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक मेथड ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। दूसरा समझिए, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है कि जितने में प्रोडक्ट बना है, जितने में आपका प्रोडक्ट बना है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनने में जितना रुपए खर्च हुआ है, उसमें उसके ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस को भी ऐड कर देते हैं। मतलब फाइनली हर तरह से जो एक फाइनल अमाउंट मिलती है मैन्युफैक्चरर को, या जो उसका जो भी है
तो वो जो अमाउंट है वो कहलाता है कॉस्ट। किसका? प्रोडक्ट का कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। और सबके लिए कॉस्ट अलग अलग होती है। मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट अलग है, और होलसेलर की कॉस्ट अलग है, रिटेलर की कॉस्ट अलग है, कंज्यूमर की कॉस्ट अलग है। ठीक है, तो कॉस्ट सबके लिए अलग अलग होती है। पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट है वो कौन फाइंड आउट करेगा? वो मैन्युफैक्चरर फाइंड आउट करता है। ठीक है, कि उस पे उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ। आई बात समझ में? तो ये चीजें हम सीखते हैं किसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक, अब लास्ट आपका थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, वो ब्रांच है विच इज कंसर्न विथ gathering and processing information related the fund cost profit etc to simplify the decision making process of मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग करता है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, उस अकाउंटिंग को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा तीनों अकाउंटिंग। ये जो खिचड़ी पकी है मैं इसको साफ कर देती हूँ। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना? एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कितनी है? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कितनी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, ये देखिए आ गया। मैंने अभी आपको पहला जब कैरेक्टरिस्टिक बताई थी तो हमने बताया था स्टेप ऑफ अकाउंटिंग वही है। तो ये समझने में बहुत ही आसान है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाई करना है और रिकॉर्डिंग करनी है। ये पहला स्टेप है अकाउंटिंग का। एग्जाम्पल जर्नल एंड सब्सिडरी बुक, याद आया? दूसरा क्लासिफाइड, फिर क्या करते हैं? आइडेंटिफाई और रिकॉर्डिंग। देखिए पहले तो हमने वहां पे क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था और उसको उसके बाद इन टर्म्स ऑफ मनी में वो किया था, उसके बाद रिकॉर्डिंग की थी, है ना? तो ये तीनों काम को मिला के क्या बन गया? पहला स्टेप बन गया अकाउंटिंग का। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या किया था हमने? क्लासिफाइड किया था। क्या किया था? क्लासिफाइड किया था, राइट? तो ये क्या बन गया? ये दूसरा स्टेप बन गया अकाउंटिंग। क्लासिफाइड ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स segregation of transaction on basis of nature and posting them in format known as ledger, यानी लेजर में पोस्टिंग करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। बात आ रही है समझ में? लेजर में पोस्टिंग करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग कहाँ करा जाता है? जर्नल और सब्सिडरी बुक में। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कहाँ करा जाता है? लेजर अकाउंट में। फिर समराइजिंग कहाँ किया जाता है? ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसमें वही आपका बैलेंस शीट आ जाता है। हमने बताया था ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया और ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया। ठीक है, लास्ट फिर आपका नेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेटिंग, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट किस लिए? मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने के लिए तैयार करना। ठीक, और सबसे लास्ट स्टेप क्या हो गया? कम्युनिकेटिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, ताकि रिजल्ट यूजर के द्वारा फाइनेंशियल रिजल्ट सर्टेन किया जा सके। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। इस पे नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है? फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग। ठीक, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। ठीक है, इस तरह का एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, या फिर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इस पे बनते हैं। ठीक है, या कभी कभी शॉर्ट में आपसे पूछ लेता है डिफाइन द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, नेक्स्ट अकाउंटिंग साइंस है कि आर्ट है? इस पे अगर हम डिस्कस करें कि अकाउंटिंग साइंस है कि आर्ट है, तो देखिए अकाउंटिंग साइंस भी है आर्ट भी है। क्यों? अकाउंटिंग इज अ साइंस, मैंने यहाँ लिखा अकाउंटिंग इज अ साइंस। अकाउंटिंग साइंस है। क्यों साइंस है? बिकॉज अकाउंटिंग इज अ साइंस बिकॉज एज इट इज एन organized it is an organized body of knowledge। क्या है? organized body of knowledge है,
साइंस क्यों है? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, क्या है? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। विच इज जो क्या करता है? बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। कैसे समझ में आया? साइंस आप पढ़े हैं, साइंस में क्या होता है? साइंस में कुछ निश्चित यानी कि सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं, तो अकाउंटिंग में भी कुछ निश्चित सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? अकाउंटिंग इज अ साइंस। और इसलिए ये क्या है? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। अब अकाउंटिंग इज अ आर्ट। अब अकाउंटिंग आर्ट भी है, क्यों? आर्ट में क्या होता है? आर्ट में हम किसी भी चीज को आर्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है ना। इसी तरह अकाउंटिंग में भी तो स्टेप है, क्या है? आइडेंटिफिकेशन यानी रिकॉर्डिंग है ना। तो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट बिकॉज, क्यों ऑल्सो एन आर्ट है? ये आर्ट भी है, क्यों? बिकॉज एज इट इन्वॉल्व्स क्या इन्वॉल्व करता है? रिकॉर्डिंग इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, कॉमा क्लासिफाइंग, क्या करता है? क्लासिफाइंग, समराइजिंग, क्या करता है? समराइजिंग। राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ सिस्टम में लिखने में दिक्कत होता है, ठीक है, तो मैं रिपीट भी कर रही हूँ तो आप लिख सकते हैं। एंड interpreting the financial transactions of business, ठीक है। इसलिए ये क्या है? आर्ट भी है। किस लिए? क्योंकि विच हेल्प इन अचीविंग द डिजायर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी ये सब किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आया अकाउंटिंग साइंस क्यों है और अकाउंटिंग आर्ट क्यों है, ठीक। छोटा सा टॉपिक था। आगे देखिए, डिफाइन द टर्म्स बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। अब हमें टर्म्स पढ़ना है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का। चलिए, बुक कीपिंग क्या है? बहुत आराम से समझ जाएंगे क्योंकि हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड, ये क्या है? अकाउंटिंग का पार्ट है। क्या है? अकाउंटिंग का पार्ट है। एंड इट इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो भी स्टेप पड़ा है वो क्या है? बुक कीपिंग है। वो क्या है? बुक कीपिंग है, ठीक है। जबकि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, जो क्या है? वाइडर कॉन्सेप्ट है। किससे? अकाउंटिंग से, बुक कीपिंग से वाइडर कॉन्सेप्ट है। एंड एक्चुअली इट बिगेन, ये शुरू होता है वेयर बुक कीपिंग एंड, जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ अकाउंटिंग शुरू होती है। इट इंक्लूड समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा ऑफ यूजर। और फाइनेंशियल स्टेट में हमने जो स्टेप पढ़े वो स्टेप में कहाँ तक? क्लासिफिकेशन तक क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है, ठीक है। जो हमने स्टेप पढ़े थे, कौन से स्टेप? जो हमने ये स्टेप पढ़े हैं, ये देखिए, ये जो स्टेप पढ़े हैं, इस स्टेप में आइडेंटिफिकेशन, ये इस स्टेप में क्लासिफिकेशन, यहाँ तक क्या कहलाता है? यहाँ तक कहलाता है बुक कीपिंग। क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। उसके बाद समराइजिंग, एनालिसिस, ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है? समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग, लास्ट के 3 स्टेप जो है वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग, ठीक। अब अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी रिफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ principles and the techniques which are applied in accounting.
अकाउंटेंसी क्या है? वो सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है जो हम अकाउंटिंग में अप्लाई करते हैं। ठीक, मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। जबकि अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया तो दे दीजिए कि हम किस पे बात कर रहे हैं? वर्ल्ड पे बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग। मैम सब्जेक्ट पढ़ा रही है अकाउंटेंसी, जबकि पढ़ाती रहती है क्या? अकाउंटिंग। तो बेटा जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें ये अकाउंटिंग किस मैनर से, किस प्रिंसिपल या टेक्निक से करना है, ये हम सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा है कि अकाउंटेंसी रिफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। जो स्टेप है वो क्लासिफिकेशन तक क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। और लास्ट के 3 स्टेप क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहलाता है? अकाउंटेंसी। ठीक, क्लियर है? आगे चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? अभी तो बता ही दिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द लेजर अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? In addition to bookkeeping, accounting also includes summarizing, interpreting and communicating the financial transaction of user. ठीक, अभी जो डिफिनेशन में पढ़ा वही चीजें बता रहा है। ठीक, दूसरा मतलब कि बुक कीपिंग जो स्टेप थे वो कहाँ तक? क्लासीफाइंग तक बुक कीपिंग कहलाता है, और समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। दूसरा डिफरेंस, द मेन एम इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग का मेन एम क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना। जबकि अकाउंटिंग का जो असर्टेन एम है, मेन एम है, वो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग से क्या होता है? प्रॉफिट के लिए ही तो, कैसे प्रॉफिट कमाना है या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हो रहा है, ये सारी चीजें पता करने के लिए ही तो किया जाता है। तो उसका मेन एम क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस जानना और प्रॉफिटेबिलिटी जानना। ठीक, थर्ड स्टेज, इट इज प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज कहलाता है, वेयर एज इट इज सेकेंडरी स्टेज एंड बिगेन वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज कहलाता है और वहां शुरू होता है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। ठीक, नेक्स्ट, नेचर ऑफ जॉब, दिस जॉब इज रूटीन एंड रिपीटेटिव नेचर। मतलब जो बुक कीपिंग है वो रूटीन से किया जाता है और रिपीटेटिव यानी कि रिपीट करने वाले नेचर का है। दिस जॉब इज एनालिटिकल नेचर, एनालिटिकल के एनालिसिस किया जाता है ना, इसलिए ये एनालिटिकल नेचर का है। ठीक, लेवल ऑफ स्किल, बुक कीपिंग के लिए कोई भी स्पेशल नॉलेज की, स्पेशल स्किल की, स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल, इट इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। वेयर एज लेवल ऑफ स्किल, इट इज रिक्वायर्ड स्पेशलाइज स्किल एनालाइज, सो इट इज परफॉर्म बाय द सीनियर स्टाफ, ये सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आई होप, और ये क्लास आपको क्लियर होगी। ठीक, ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट के साथ क्लासेस क्यों अटेंड कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो अकाउंटेंसी का कोर्स है बहुत ज़्यादा वाइड है, तो हमें इसी तरह की करीब 40 से 45 मिनट की डेली आप क्लास, एक क्लास होगी तभी आपका कोर्स कवर हो पाएगा। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और जब तक प्रैक्टिकल की जो थ्योरी होती है वो अच्छे से ना आए तब तक आप प्रैक्टिकल में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्लासेस ऐसे ही चलेंगी आपकी, 45 से 50 मिनट तक की आपकी क्लासेस होंगी। ठीक, तो आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के कंटेंट के साथ। ठीक है, थैंक यू क्लास।